हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 10 को लेके। हम लोगों ने लेक्चर 9 तक काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया था। जैसे हम लोगों ने डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है देख लिया था, उसके क्या कॉजेज़ हैं समझ लिया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सेस डिमांड देखा था, कॉन्सेप्ट क्या है एक्सेस डिमांड का, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास तक। और लास्ट में मैंने कहा था कि हम लोग आज की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग उन मेजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कंट्रोल कर सकते हैं डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड के कंडीशन को। अब जो इसके मेजर्स हैं हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें दो ऐसी बॉडीज हैं हमारे कंट्री की जो इसमें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसे पहले मैं पॉलिसीज बता दूं कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। तो एक तो हम जानते हैं कि हमारी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एक होती है और एक दूसरी जिसको हम लोग जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करती है, एक पॉलिसी के रूप में जो कंट्री में लेकर के आती है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, जो सेंट्रल बैंक जिसे हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सवाल उठता है कि होता क्या है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो हम लोग एक डिटेल में जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकिन जितनी चीजें इस मेजर्स को इस कंट्रोल करने के, डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड के कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स में जितनी जरूरत है मॉनेटरी पॉलिसी जानने की, मैं उतना डिस्कशन आज करूंगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग फिस्कल पॉलिसी समझें तो ये एक तरह की बजटरी पॉलिसी है। इट इज अ बजटरी पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें बजटरी पॉलिसी किस तरीके से, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूं, मेरी बजट क्या है, मेरी अगर कोई बजट निकालना हो तो क्या होगी, यही ना कि जो मैं खर्च कर रहा हूं और जो मैं कमा रहा हूं इन्हीं के बीच का एक टेबल होगा जो रिलेशन दिखाएगा कि मैं कितना कमा रहा हूं और कितना खर्च कर रहा हूं। इसी तरह का एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट के लिए वो आ जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट की रेवेन्यू और उसकी एक्सपेंडिचर को हम देखेंगे। तो बजटरी पॉलिसी में हम लोग गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बजटरी पॉलिसी इस तरीके की होती है। हम लोगों ने जब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने कुछ उसके कंपोनेंट्स में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट अगर मैं फिस्कल पॉलिसी में भी लूं तो ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम लोगों ने जब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़े थे या फिर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा था तो मैंने इसके बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स जो थे, जैसे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर नेट एक्सपोर्ट X-M, मैंने उस समय क्या कहा था कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी, उसी हिसाब से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा, यानी कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में हम जाएंगे। तो अगर मैं गवर्नमेंट हूं और मैं देख रहा हूं कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो मैं एज अ गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करूंगा, कम करूंगा। मैं जैसे ही अपने एक्सपेंडिचर को कम करूंगा, एग्रीगेट डिमांड जो एक्सेस में जा रहा है वो धीरे धीरे कम होने की शुरुआत होगी उसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस किस तरीके से कर सकती है, तो अगर जनरली हम देखें तो गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस जैसे हम मान लीजिए कि रोडवेज, रेलवेज, इन सारी चीजों में गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है। गवर्नमेंट जब देखेगी कि मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ गया है तो वो हो सकता है कि वहां पे अपने एक्सपेंडिचर को कम करे, क्योंकि अगर वो रोडवेज, रेलवेज जैसे काम को कर रही है तो सीधी सी बात है एक्सपेंडिचर कर रही होगी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही होगी, लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ रहा होगा और जब पैसा ज्यादा से ज्यादा आएगा तो वो उसे खर्च करेंगे, यानी डिमांड ज्यादा करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने उस एक्सपेंडिचर को वहां से डिक्रीज कर सकती है और जैसे ही गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी तुरंत क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो एक्सेस में है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट और क्या कर सकती है,
वो सब्सिडीज देती है। जैसे कि कुछ समय पहले हम लोग सिलेंडर पे देख रहे थे कि हम लोग की गवर्नमेंट जो है वो पैसे कुछ ले रही थी और उसके अपोजिट कुछ अपनी तरफ से कुछ सब्सिडीज दे रही थी। तो सब्सिडी क्या है, एक नया टर्म आ गया। तो जो भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट हमें देती है वही सब्सिडी है। तो रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज सब्सिडी, ठीक है ना। अब मान लीजिए उसने सब्सिडी के रूप में हमें पैसा ज्यादा दिया, पैसा हमें लौटाया, मनी मेरे हैंड में आई, मैं क्या करूंगा, खर्च करूंगा, डिमांड करूंगा। यानी कि अगर एक्सेस डिमांड है तो वो अपनी सब्सिडी को कम करेगी ताकि मेरे पास पैसा कम रहे। मेरे पास पैसा कम रहेगा तो मैं डिमांड कम करूंगा, इससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम में हम लोग उससे लड़ सकते हैं। जैसे ही डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी में है, यानी कि डिमांड कम है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास हो ताकि हम डिमांड करने जाए, हम मार्केट में जाएं सामान खरीदने, हम अपना खर्च बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, अपने सब्सिडी को इंक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही थी उसको भी इंक्रीज कर देगी। जैसे ही वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम से हम डेफिशिएंट डिमांड को हम दूर कर पाएंगे और रियल इकोनॉमी की तरफ, जो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाएगी, उसकी तरफ हम मूव कर पाएंगे, ठीक है ना। डेफिशिएंट डिमांड के केस में और एक्सेस डिमांड के केस में किस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना रोल प्ले करता है ये हम लोगों ने देख लिया। अगर इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट देखें तो एक हो सकता है टैक्स। अगर हम टैक्सेस के रूप में बात करें, मैंने हालांकि इस बारे में बात किया है, जैसे टैक्स क्या होगा। अगर मान लीजिए एक्सेस डिमांड है, डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है, क्या चाहेगी गवर्नमेंट, डिमांड कम हो। डिमांड कब कम होगी, जब हमारे पास पैसा कम होगा। वो क्या करेगी, टैक्स को इंक्रीज कर देगी। जैसे ही टैक्स को इंक्रीज करेगी, जो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम, जो पैसा मेरे हाथ में रह जाए वही डिस्पोजेबल इनकम है। आम भाषा में टैक्स वैक्स सब कुछ देने के बाद जो हमारे हाथ में रह जाए वही डिस्पोजेबल इनकम है। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज करेगी, जो मनी इन हैंड है वो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, ज्यादा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा, तो जो हाथ में पैसा है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही पैसा कम होगा, हम डिमांड क्या करेंगे, कम करना शुरू कर देंगे। तो एक्सेस डिमांड में टैक्स को इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट, और फिर डिक्रीज कब करेगी, जब डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम होगी। डेफिशिएंट डिमांड में वो क्या चाहेगी कि एग्रीगेट डिमांड जो कम हो गया है उसके लिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करें, तो हम क्या करेंगे, अपने टैक्स रेट को डिक्रीज कर देंगे। जैसे ही टैक्स रेट डिक्रीज करेंगे, जो मनी इन हैंड यानी डिस्पोजेबल इनकम है वो ज्यादा हाथ में रहेगी, हम खर्च करने के लिए ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो एक पॉइंट आता है पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट या फिर इसको हम कह सकते हैं पब्लिक बोरोइंग। इसमें क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझना जरूरी है। आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कर्ज में कब रहूंगा, मैं कर्ज में तभी रहूंगा ना जितना मैं कमा रहा हूं उससे ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूंगा। मैं जब जितना कमा रहा हूं उससे ज्यादा अगर खर्च करूंगा तो कैसे कर रहा हूंगा, किसी से मांग के, किसी से कहाऊंगा भाई दे दो यार इतना लाख इतना करोड़, लेके मैं खर्च अपनी बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन असल में तो मैंने उससे कर्ज लिया है ना, मुझे उसे लौटाना भी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या होती है, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री हर जगह से कुछ ना कुछ कर्ज लेती है। आउटसाइड देश के बाहर हो सकता है IMF से ले रही हो सकता है वर्ल्ड बैंक से ले रही हो, कंट्री कहीं ना कहीं से हमारी गवर्नमेंट लेती है कर्ज, ठीक है ना। तो फिर कर्ज के रूप में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कर्ज लेती है बाहर से भी और अंदर से भी। अगर वो बाहर से कर्ज ले रही है तो कहां कहां से लेगी, बाहर से कर्ज ले रही है तो कहां कहां से लेगी, वो हो सकता है IMF से ले रही हो, वर्ल्ड बैंक से, मैंने जैसे बात किया। अंदर से अगर वो कर्ज ले रही होगी तो जैसे हम अगर समझने की कोशिश करें तो डेब्ट किस तरीके से, अगर मान लीजिए कि एक्सेस डिमांड की दिक्कत है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो अपनी सिक्योरिटीज क्या कर सकती है, बेच सकती है। जैसे ही वो अपनी सिक्योरिटी बेचेगी, आप क्या करेंगे, उस सिक्योरिटी के लिए डिमांड करेंगे, यानी कि आप जब उन सिक्योरिटीज को खरीदने जाएंगे तो कुछ मनी देंगे, यानी कि आप उन सिक्योरिटीज के रूप में जो मनी हिस्सा जो मार्केट में था वो उठा के आप गवर्नमेंट के पास दे दिए। जैसे ही आप मनी का वो हिस्सा गवर्नमेंट के पास दिए, मार्केट में जो मनी का फ्लो बढ़ गया था एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशन की वजह से, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी सिक्योरिटीज बेच के एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को
कम कर सकती है, और या फिर अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो आपसे कुछ सिक्योरिटीज खरीदेगी और आपको उसके बदले पैसा देगी, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाएगी। उससे क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 पॉइंट समझा। और मेनली अगर हम बात करें तो ये पब्लिक डेब्ट जो है ना, वो आज के समय में एक बहुत बड़ा बर्निंग, कहते हैं ना, बहुत गर्म विषय, बहुत बर्निंग विषय है, उस तरह का विषय बना हुआ है जिस पे बहुत चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ और भी ऐसे इम्प्लीकेशन हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे की अपनी ही बातों को। ठीक है ना, हालांकि इतना हम लोगों ने जानना है, बुक में चीजें दी हुई थी, इसलिए मैंने पब्लिक डेब्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। नहीं तो मेनली हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को ही देखते हैं, लेकिन हम इसे भी समझ लिए। अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, आरबीआई से कुछ बोरो कर सकती है, यानी बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब क्या होगा, जैसे सिक्योरिटीज वो पब्लिक में दे रही थी, वैसे वो अपनी सिक्योरिटी क्या कर सकती है, आरबीआई को बेच सकती है, आरबीआई से कुछ दे सकती है या फिर ले सकती है। अपनी सिक्योरिटी अगर बेच रही है तो उसके बदले में आरबीआई से कुछ पैसा लेगी। ठीक है, पैसा लेगी और एक्सपेंडिचर कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है। यानी कि अगर हमको एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड अगर हम देख रहे हैं इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से कुछ अपनी सिक्योरिटीज बेच के पैसा लेगी, और जैसे ही उसके पास पैसा आएगा वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्च करना शुरू कर देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सपेंडिचर जैसे ही वो इंक्रीज करेगी, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे ही देखेगी कि एक्सेस डिमांड है, क्या करेगी, अब उनकी सिक्योरिटीज अपने पास लेगी और उनको पैसा देगी। ठीक है ना, तो वाइसे वर्सा ये सारी चीजें अपोजिट में चलती रहती हैं। ठीक है ना, अब हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी में 4 पॉइंट समझ लिए। ठीक है, अब ये काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक का है। ठीक है ना, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आरबीआई किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है, हमको ये समझना है। ठीक है, हालांकि आरबीआई की जो भी चीजें हैं जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जितनी जरूरत है हमको डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को समझने के लिए, उसके मेजर्स को समझने के लिए, बस मैं उतनी ही बात करके, ताकि जब आप कोई भी बुक, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको एक भी बार रीड करें तो आपको दिक्कत ना आए, मैं उतनी ही चीज अभी देना चाहूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो मॉनेटरी पॉलिसी में 2 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है आरबीआई। एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अब बात आती है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। क्वांटिटेटिव से हम क्या समझ रहे हैं, क्वांटिटी यानी कि अगर हम आरबीआई हैं, हो सकता है हम कहीं पे ज्यादा पैसा लगा रहे हो, बैंक भी अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाती है, बिल्कुल लगाएगी। वो पैसा लगाई, मान लीजिए कहीं पे 1 लाख लगा दी। ठीक, अब मार्केट में आ गया एक्सेस डिमांड, तो क्या करेगी, तुरंत ही जहां 1 लाख लगा रही थी वहां 1 लाख की जगह 80,000 लगाएगी। ठीक है, पैसा कम मार्केट में फ्लो कराएगी। जहां पे 2 लाख लगा रही थी, 1 करोड़ लगा रही थी, वहां से अपने मनी को क्या करेगी, वापस लेना शुरू करेगी, ताकि मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाए। और जैसे ही मनी का फ्लो मार्केट में कम होगा, हम एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो वो अपने मनी के फ्लो को बढ़ा देगी, कहीं 1 करोड़ लगा रही थी 2 करोड़ लगाएगी, 1 करोड़ 20 लाख लगाएगी, 1.5 करोड़ लगाएगी। तो यानी कि वो क्या करेगी, अपने ही फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज करके वो मार्केट के यानी इकोनॉमी के एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है क्वांटिटेटिव, तो समझ में आ गया। क्वालिटेटिव क्या है, तो जब हम क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं, डायरेक्शन भी समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां क्वालिटेटिव आता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं क्या किया, इसमें 50 करोड़ लगाया एग्रीकल्चरल सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 30 करोड़ लगाया। अब मुझे लग रहा है कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को दूर करने के लिए मैं अगर इंटरचेंज कर दूं इस इन्वेस्टमेंट को, जो मैं इस एग्रीकल्चरल में लगा रहा हूं 50 करोड़, अगर मैं उसको निकाल के इंडस्ट्रियल में लगाऊं और इंडस्ट्रियल के 30 करोड़ को मैं निकाल के एग्रीकल्चर में लगाऊं, तो क्या होगा, हम इससे भी अगर आरबीआई को ऐसा लगता है
कि इससे भी अगर हम डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, अपने इन्वेस्टमेंट के डायरेक्शन को चेंज करके एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के प्रॉब्लम को कंट्रोल करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात हुई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की। पहले तो अगर ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं जब क्वांटिटेटिव की बात करूंगा तो इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मैं इन चीजों को साफ कर दूं, अगर तो इसमें हम देख सकते हैं क्वांटिटेटिव में एक आता है बैंक रेट। बैंक रेट, अब बात आती है बैंक रेट होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा देखिएगा इसको। मान लीजिए कि एक कॉमर्शियल बैंक है और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक। मान लिया कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, और जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो तो कभी चेंज नहीं होगी, आरबीआई ही है, ठीक। अब इस पीएनबी को क्या जरूरत है, इसको अगर जरूरत है लोन की, तो ये आरबीआई से क्या मांगेगी, लोन, यानी कि लोन मांग लिया इसने, आरबीआई ने लोन इसको दिया, अब फ्री में तो देगी नहीं, कहेगी कुछ हमको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक, तो ये कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी इस पे, ठीक। अब इससे पीएनबी को आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट देना होगा जब वापस करेगी। इसी के साथ हम भी तो है ना, हम इससे कनेक्टेड हैं और ये इससे कनेक्टेड है, यानी मान लिया कस्टमर है यहाँ पे, कस्टमर क्या करेगा बैंक से, अगर उसको भी बैंक से लोन चाहिए तो पीएनबी इसको क्या करेगी, लोन देगी, बदले में हमको लौटाते समय क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब किस तरीके से ये एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में रोल प्ले करता है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने पीएनबी को कुछ लोन दिया और कहा कि भैया हमको 8% इंटरेस्ट पे वापस करना, 8% इंटरेस्ट पे हमको वापस करना। अगर पीएनबी अगर हम ही कस्टमर हैं, अगर हमको कुछ लोन देगी तो सीधी सी बात है कि इस इंटरेस्ट से कुछ अधिक पे देगी, क्योंकि उसको अपने पास भी कुछ रखना है। तो वो कहेगी कि आप 12% इंटरेस्ट पे हमसे लोन ले लीजिए, हम भी कहे ठीक है। अब मार्केट में आ गई एक्सेस डिमांड, यानी मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ गया। आरबीआई क्या चाहेगी, किस तरीके से मनी के फ्लो को कम करें। मनी के फ्लो को कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना होगा कि लोगों के पास लोन कम से कम जाए। तो वो क्या करेगी, अपने इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके 10% कर देगी। अब अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी तो पीएनबी को क्या होगा कि भैया हम भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करें। ये तुरंत अपने 12% को इंक्रीज करके 14% कर देगी। लोन लेने के लिए पहले हमको 12% देना पड़ता था इंटरेस्ट, अब हमको 14 देना पड़ रहा है। हम लोन कम से कम लेना चाहेंगे या तो नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है ना। यानी लोन लेने की संख्या क्या हुई, लोगों की कम हुई, यानी कि पैसा जो बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से मार्केट में जा रहा था वो क्या होगा, कम होगा, और उसी से एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, कंट्रोल कर लेंगे हम इसको। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक। अब मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड आ गया। अब ये क्या कहेगी कि चलो अब हमको चाहिए कि इस कस्टमर के पास क्या हो, पैसा ज्यादा हो ताकि ज्यादा डिमांड करे, तभी तो ज्यादा डिमांड करेगा। तो हम कहेंगे अपने इंटरेस्ट रेट को आरबीआई कम कर देगी, यानी 8% से 6% कर दी। पीएनबी भी क्या करेगी, अब हमसे पहले 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, अब उससे कुछ कम इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मान लिया 10% कर रही है। जैसे ही अपने इंटरेस्ट रेट को उसने कम किया, मैं क्या करूंगा, लोन लेने के लिए जाऊंगा, पैसा ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आएगा, मार्केट में मैं मनी को फ्लो कराऊंगा, और फिर उससे क्या होगा, हम डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट समझ लिया, बैंक रेट। इसको अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बैंक रेट के बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट समझने की कोशिश करूं तो ये हो सकता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रहती थी,
वैसे ही आरबीआई के पास भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज रहती हैं। अब सिक्योरिटीज या तो बेचेगी या तो खरीदेगी, ठीक है ना। जैसे ही वो देखेगी कि एक्सेस डिमांड हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, वो अपनी सिक्योरिटीज को क्या करेगी, बेचेगी और खरीदने के कहेगी कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक जैसे ही उसको खरीदेगी, वो एक मनी का बड़ा हिस्सा आरबीआई को देगी। जैसे ही कमर्शियल बैंक का एक बड़ा मनी का हिस्सा आरबीआई के पास आएगा, तुरंत क्या होगा, वो लोन देना कम कर देगी। जब मनी का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा जो कमर्शियल बैंक के पास था, वो जब सेंट्रल बैंक के पास चला गया, तो अब उसके पास मनी थोड़ा कम हो गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन नहीं, अब कम लोन देना शुरू करेगी। एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। या फिर उनसे खरीद लेगी सिक्योरिटी, तो उनको पैसा देगी। जैसे ही मनी ज्यादा देगी, लोगों को कमर्शियल बैंक्स बुलाएंगे कि लो भाई लोन लो हमसे। जैसे ही लोन लेंगे, डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने बैंक रेट समझ लिया, सेल ऑफ सिक्योरिटीज समझ लिया। अच्छा, एक चीज जो छूट गया, बैंक रेट तब लिया जाता है जब हम लोग को लॉन्ग रन के लिए कोई इंटरेस्ट लेना हो या फिर लौटाना हो, ठीक है। इंटरेस्ट जो हम लौटाते हैं, अगर लॉन्ग रन के लिए हम ले रहे हैं, तो वहां पे बैंक रेट टर्म का इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही चीज हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो एक रेपो रेट टर्म है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। रेपो रेट में भी क्या होता है कि मान लिया कि एक कॉमर्शियल बैंक है पीएनबी और एक है हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई। जब आरबीआई इनको लोन देगी तो कुछ इंटरेस्ट लेगी, और जो इंटरेस्ट जिस रेट पे इंटरेस्ट लेती है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जितने की जरूरत है मैंने इतना बता दिया आपको, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में एक हो गया बैंक रेट, दूसरा हो गया सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड क्या हो सकता है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, किस चीज में, इन LRR। अब बात उठती है LRR क्या होता है, तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। हम बताते हैं क्या होता है इसका मतलब, अभी इसको कहते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको भी हम लोग जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं इसको अभी भी कैसे। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मैंने कहीं 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिया, ठीक, मैंने डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही मैं 1000 रुपए किसी कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तुरंत वो बैंक क्या करेगी, इस 1000 का 800 कहीं लोन पे चढ़ा देगी, कहीं लोन पे चढ़ा देगी, और बाकी 200 क्या करेगी, बाकी 200 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ वो भेजेगी। अब किस रूप में भेजेगी, ठीक है, ये देखिए, एक तो वो सीआरआर के रूप में भेज सकती है, एक एसएलआर के रूप में भेज सकती है। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब, जब इस 200 का वो 100 रुपए कैश के रूप में आरबीआई में रखेगी तो वो सीआरआर होगा। जब वो बचे हुए 100 रुपए का, जब बचे हुए 100 रुपए का वो किसी बॉन्ड के रूप में आरबीआई के पास रखेगी तो उसी को हम एसएलआर कहेंगे, ठीक है ना। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। हम लोगों ने सीआरआर और एसएलआर समझ लिया, ठीक है ना, इस तरीके से। और बैंकिंग में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 100 रुपए वो सीआरआर और 100 रुपए वो एसएलआर के रूप में। अब कहो कि भाई 100 रुपए से क्या होगा, तो 100 रुपए अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि 1000 रुपए डिपॉजिट है, 100 रुपए नहीं होता है, वो बड़े अमाउंट में होता है। मैं एग्जाम्पल देने के लिए एक छोटा अमाउंट दिखा रहा हूं। अब जैसे ही वो कहेगी कि मेरी सीआरआर को इंक्रीज करो, यानी अगर इसको इंक्रीज करने की बात करेगी तो क्या होगा, डिक्रीज करने की बात करेगी तो क्या होगा, और एक्सेस में कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, इन चीजों को हम लोग उस समय भी पढ़ेंगे। और अभी हम लोग इतनी चीजें समझ चुके हैं कि 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ, जिसमें से 800 रुपए बैंक लोन पे चढ़ा दी, ठीक है, और फिर क्या की उसने, सीआरआर के रूप में 100 रुपए और एसएलआर के रूप में 100 रुपए। अब अगर मान लीजिए मार्केट में एक्सेस डिमांड है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या कहेगी कि आप इस जो 200 रुपए है, आरबीआई कहेगी कि इसको आप इंक्रीज कीजिए। जैसे ही वो कहेगी कि इसको इंक्रीज कीजिए,
तुरंत लोन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, 700 करना पड़ेगा 800 से। जैसे ही लोन डिक्रीज होगा, फिर से वही बात, लोन डिक्रीज होगा, कम लोन जाएगा, तो हम लोग एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लेंगे। उसी तरीके से वो क्या कहेगी कि इस 200 रुपए को कम कर दीजिए, 150 कर दीजिए, तो क्या होगा, तुरंत ये 750 हो जाएगा, यानी कि कुछ और 850 हो जाएगा। 850 जैसे ही होगा, यानी हमने क्या किया, लोन को इंक्रीज किया। जैसे ही लोन को इंक्रीज किया, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट क्या कर, आरबीआई क्या कर सकती है, इन प्रॉब्लम से, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के प्रॉब्लम से, डेफिशिएंट डिमांड के प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकती है। तो हम लोगों ने ये कुछ 3 पॉइंट्स पढ़ लिए जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ और नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इन्हें रब करूंगा ताकि हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 3 पॉइंट इसमें भी। एक हो सकता है इंक्रीज या डिक्रीज इन मार्जिन, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या होता है ये। सेकंड क्या हो सकता है कि जो लेंडिंग करती है, जो वो लोन देती है, उसको क्या करे, वो कंट्रोल करे, यानी डिस्करेज कर सकती है वो लेंडिंग को। ठीक। थर्ड पॉइंट, वो और क्या कर सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्जिन, डिस्करेज लेंडिंग, या फिर वो क्रेडिट राशनिंग कर सकती है। ठीक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज इन मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि पहले जब आपको बैंक लोन देती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ उसके पास गिरवी नहीं रखे होंगे और आप चले गए लोन लेने और आपको लोन दे देगी, यानी कि आप कुछ ना कुछ अपनी सिक्योरिटी वहां रखते हैं। ठीक है ना, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी। तो मान लीजिए अगर आपने वहां पे 1 लाख की सिक्योरिटी वहां रखी है, तो बैंक आपको 80,000 का लोन दे रही है। ठीक है, 80,000 का लोन दे रही है। आपके 1 लाख सिक्योरिटी वहां रखने पर बैंक आपको 80,000 का लोन दे रही है। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड आ गया, तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि अपने लोन को हम कम दें, यानी कि आपके 1 लाख के सिक्योरिटी रखने पे अब वो आपको 60,000 का लोनिंग देगी, यानी कि उसने अपने मार्जिन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले 1 लाख पे 80,000 आपको लोन दे रही थी, अब 1 लाख पे वो 60,000 लोन दे रही है। सीधी सी बात है, इससे मनी का फ्लो कम होगा। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन मार्जिन। ये कब होगा, जब एक्सेस डिमांड होगा। ठीक है, अब अगर हम समझें कि डिक्रीज इन मार्जिन कब होगी, डिक्रीज इन मार्जिन का मतलब जब हमारे यहां डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम हो, तो वो क्या करेगी, मार्जिन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करेगा, इस मार्जिन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। यानी पहले अगर 1 लाख पे 80,000 का लोन दे रहा था, तो अब 1 लाख पे वो 90,000 का लोन देगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, जिससे हम लोग डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया इंक्रीज या डिक्रीज इन मार्जिन क्या है। सेकेंड, डिस्करेज लेंडिंग। अगर मैं बैंक हूं, बना दीजिए, अगर मैं बैंक हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे आपको लोन नहीं देना है, तो मैं कोई ना कोई ऐसा कागज जरूर लगा दूंगा जिससे आप लोन ना ले पाए। मैं बैंक हूं भाई, कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है ना, मैंने आपको लोन नहीं देना है, अगर आरबीआई से ये मेरे को ये आ गया कि नहीं देना है, तो कम से कम देना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लेंडिंग को अगर आरबीआई डिस्करेज करेगी, तो मैं कोई ना कोई ऐसा कागज जरूर लगा दूंगा जिससे कि आप लोन ना ले पाए। ठीक है ना, तो एक पॉइंट हो सकता है, डिस्करेज कर सकता है लेंडिंग को। ठीक है, या फिर वो इंकरेज भी कर सकता है। अगर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो इंकरेज करेगा,
अगर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो वो डिस्करेज करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज इन मार्जिन पढ़ लिए, सेकंड डिस्करेज या इनकरेज, ठीक है, लेंडिंग पढ़ लिए, थर्ड क्रेडिट राशनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मार्केट में एक्सेस डिमांड है, क्रेडिट राशनिंग का मतलब हुआ कि अलग अलग जगह पे मैं अगर आरबीआई हूं तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे मैं पैसा लगा रहा हूं, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, जब एक्सेस डिमांड देखूंगा तो अपने जहां पे पैसा लगा रहा हूंगा उस जहां पे ज्यादा जरूरी है मैं वहां पे ज्यादा पैसा लगाऊंगा। हम लोगों ने डिस्करेज लेंडिंग तक देख लिया। अगर थर्ड पॉइंट हम देखें तो क्या है, क्रेडिट राशनिंग, यानी कि जहां पे जरूरत ज्यादा है वहां पे ज्यादा पैसा लगाएंगे, जहां पे जरूरत उतनी नहीं है वहां से हम अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी कम होगी, ठीक है ना। ये काम हम क्रेडिट राशनिंग में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आरबीआई क्या कर सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज इन मार्जिन कर सकती है, डिस्करेज या इनकरेज लेंडिंग कर सकती है, क्रेडिट राशनिंग कर सकती है। क्रेडिट राशनिंग का सीधा सा मतलब ये है कि कई अलग अलग जगह पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर जहां पे जरूरत कम है मैं क्या करूंगा, वहां से अपने पैसे को वापस ले लूंगा या फिर कुछ पैसा निकाल लूंगा। उससे क्या होगा, जो मनी का फ्लो वहां पे हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पे जरूरत है वहां पे पैसा लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने आज जितने भी मेजर्स हो सकते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। जैसे कि हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पहले देखा। फिस्कल पॉलिसी में हम लोगों ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेप्ट या पब्लिक बोरोइंग, हम लोगों ने बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई देखा, ठीक है। हम लोगों ने फिर मॉनेटरी पॉलिसी जब देखा तो उसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट देखे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोगों ने क्या देखा, बैंक रेट, ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने इंक्रीज या डिक्रीज इन LRR यानी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट देखा, ठीक है। हम लोगों ने चीजों को समझा। क्वालिटेटिव में हम लोगों ने इंक्रीज या डिक्रीज इन मार्जिन, डिस्करेज लेंडिंग और क्रेडिट राशनिंग देखा, ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोगों ने एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, क्या मेजर्स हैं कंट्रोल करने के, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। और अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग बजट की तरफ मूव करेंगे कि बजट क्या होता है, किस तरीके से बनता है, और पार्लियामेंट वगैरह क्या जो भी चीज़ इसका पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी उन हर चीज़ों का हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से वो आता है, तो सारी चीज़ हम लोग करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बेल आइकन है जो राइट साइड में रहता है नीचे, अगर आपको बराबर नोटिफिकेशन आती रहे, इसकी ज़रूरत है, तो आप ज़रूर उस बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन वीडियोस की, उन तक इस वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर लाभ हो, ठीक है। थैंक यू।